हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे आप साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं, उसका 2025 का जो लेटेस्ट पेपर है उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आप ये पेपर देख लो, जूम करके आप अच्छे से देख सकते हो इसको। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है कई सारे पार्ट्स में, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे, इजीली विजिबल होगा हमें। तो ये पहला पार्ट है हमारा मैच टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, यानी कि मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? ये हमारा मेमोरी डिसऑर्डर है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपको बताते चल रहा हूँ जिससे आपको हेल्प रहेगा। ये मेमोरी डिसऑर्डर है। इल्यूजन क्या होता है? परसेप्शन डिसऑर्डर होता है, ये परसेप्शन डिसऑर्डर है। डिल्यूजन क्या है? ये इसके अंदर क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीव्स हो जाते हैं, तो ये क्या है? थॉट का डिसऑर्डर है। और टिक्स क्या होता है? टिक्स हमारा मोटर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी? जो हमारे हैं सिगमंड फ्रॉइड। A false perception that occurs in the absence of external stimuli, यानी कि false perception हो रहा है absence of external stimuli, तो उसे हम बोलते हैं hallucination। और यहीं पर अगर presence of external stimuli होता तो वहाँ पे illusion होता। An absolute contraindication for ECT, ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी कि कब बिल्कुल भी नहीं देना है ECT। तो ये याद रखना आप लोग, इंक्रीज्ड ICP में नहीं देते, यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में ECT एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज, तो अगर किसी को बंद जगह से डर लगता है उसे हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जूफोबिया क्या होता है? ये एनिमल्स से डर लगने को बोलते हैं। एक्रोफोबिया और एल्गोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया हाइट का फियर होता है और एल्गोफोबिया शायद इन्फेक्शंस का फियर होता है, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, ये सब का फियर होता है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीड करना है अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। तो हाँ, ये सही है, मेमोरी हमारा यही काम करता है, रिकॉल करने में, रिटेन करके रखने में इंफॉर्मेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन ऑफ वॉइस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों? टोन ऑफ वॉइस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग टोन चेंज कर देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई टोन में बात करते हैं तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ। तो ये टोन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा है। ध्यान देना, इस सब नॉट आउट कहीं लिखा रहता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेगेटिव बिलीव अबाउट सेल्फ इज टर्म्ड एज पब्लिक स्टिग्मा। अगर खुद के लिए जो है नेगेटिव बिलीव्स हैं तो उसे हम पर्सनल स्टिग्मा बोलते हैं, पब्लिक स्टिग्मा नहीं। तो ये भी फॉल्स ऑप्शन है। ओवर एक्टिव कंडीशन इज वन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज। यस, ओवर एक्टिव कंडीशन कब होती है? मेनिया के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं वो। और ये क्या होता है? साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है, नहीं तो वो खुद को हार्म पहुंचा लेंगे या तो फिर दूसरों को हार्म पहुंचा लेंगे। तो ये करेक्ट है, ये वाला फॉल्स है। बुलीमिया नर्वोसा इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर। नहीं, बुलीमिया नर्वोसा क्या है? ये हमारा ईटिंग डिसऑर्डर होता है, तो ये भी फॉल्स है। ये क्या होता है? बुलीमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर। आप ऐसे क्वेश्चन को इवेल्युएट कर लेना अच्छे से भी, ऐसे उसका आपको सही आंसर और सही चीज़ें भी पता रहे, ताकि अगले क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता हो। ठीक है, MSE स्टैंड्स फॉर, MSE क्या होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और ये MMSE होता तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ठीक है, पूरा नहीं लिखा। जूफोबिया अभी मैंने आपको पिछले टिक द करेक्ट ऑप्शंस में बताया कि ये फियर ऑफ एनिमल्स होता है। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एपनिया ड्यूरिंग स्लीप, यहाँ पे खुद ही दे दिया, अगर स्लीप के टाइम पे एपनिया हो रहा है तो उसे हम स्लीप एपनिया बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड हिप्नोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। हिप्नोसिस किस ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है? तो हिप्नोसिस डिराइव्ड है हिप्नोस से, ठीक है, हिप्नोस। बीपीएडी इन साइकेट्रिक स्टैंड्स फॉर, बीपीएडी क्या होता है? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये एक्सप्लेन करना है आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन साइकोपैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लेन अबाउट इंटरव्यू टेक्निक इन मेंटल स्टेटस मेंटल हेल्थ असेसमेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन फेजेस ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, डिस्क्राइब फैमिली थेरेपी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1982 के अंदर। इंटीग्रेट्स मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ, यानी कि जैसे कि जनरल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उसी तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है, और इसके लिए भी हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ऐसा इसके अंदर हुआ था। एम्स एट प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। इसका एम क्या है? प्रिवेंट करना मेंटल इलनेस को, ट्रीटमेंट करना मेंटल इलनेस को, रिहेबिलिटेट करना पेशेंट्स को। एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, कि मेंटल हेल्थ केयर जो है वो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो सारे लोगों के लिए। फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डीएमपीएच प्रोवाइड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज, यानी कि डीएमपीएच का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रन किया जाता है। इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हुआ होता है कि जो स्टाफ होते हैं, हेल्थ केयर स्टाफ होता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अवेयरनेस कैंपेन्स टू रिड्यूस स्टिग्मा, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव्स लाइक टेलीमानस और मनोदर्पण, जो कि बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। गोल्स, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल बाय द मोस्ट एसेसिबल एंड अफोर्डेबल मेथड्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ सबके लिए है बाय मोस्ट एसेसिबल एंड अफोर्डेबल मेथड्स। एसेसिबल मतलब कि आपको वो आप आसानी से उसे रीच कर सको, और अफोर्डेबल यानी कि कम प्राइस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ को लिखा है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये मेंटल इलनेस क्या होता है, एक वीकनेस है और एक ऐसी बात है जिस पर हमें शर्म करनी चाहिए, ऐसा मिसकंसेप्शन है। और क्या है, मेंटली इल पर्सन जो होते हैं वो वायलेंट नेचर के होते हैं, वो दूसरों को हार्म पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं लोगों के अंदर। ये क्या होता है, कभी ठीक नहीं होता है। एक बार अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो गई, मेंटल इलनेस हो गया, तो ठीक नहीं होता है, ऐसा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है। कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक एंड फ्यूचर सिंस, ठीक है। यानी कि ये जो मेंटल इलनेस है वो किसी प्रेत आत्मा, काला जादू, या फिर पिछले जो है पास्ट सिंस होगा यहाँ पे, ठीक है। पास्ट सिंस, पिछले जन्म के जो पाप होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। और ये है मेंटली इल पर्सन जो होता है अपनी लाइफ को नॉर्मली नहीं जी पाता है। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि शादी करवा दो इसका जो है दिमाग ठीक हो जाएगा बट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेसिक साइकोपैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की हमको साइकोपैथोलॉजी जाननी है, तो ये क्यों होता है, मतलब मेंटल इलनेस क्यों होती है। या तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो हमारे ब्रेन, माइंड और इन्वायरमेंट की वजह से। बायोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, जेनेटिक, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर नीचे होने की वजह से भी हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है मेंटल इलनेस। साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, स्ट्रेस, ट्रॉमा, पर्सनालिटी, इनकी वजह से। सोशल कॉजेज भी होते हैं, पावर्टी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स,
इनकी वजह से भी होता है बिहेवियरल चेंजेस इन थिंकिंग, मूड, परसेप्शन एंड एक्शन, जैसे कि अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा कॉजेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरव्यू टेक्निक इन मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको अपने पेशेंट के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है ताकि वो अपनी बातों को कह सके, ठीक है। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमको जानना है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, तो उससे हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसा अच्छा फील कर रहे हो, तो वो या तो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा। तो ये क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर फिक्स होता है। बट हम उससे ऐसे पूछेंगे आप कैसा फील कर रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करो। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो पूरी बात अपनी एक्सप्लेन करेगा। यूज नॉन जजमेंटल एंड एम्पैथिक, यानी कि नॉन जजमेंटल हमें होके रखना है। अगर मान लो पेशेंट हमसे कुछ बता रहा है तो उस पर हमको उसे जज नहीं करना है कि हाँ तुमने ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं उससे बोलेंगे, बस हाँ उसकी बात को हम सुनेंगे ध्यान से। ऑब्जर्व मूड, थॉट, स्पीच, बिहेवियर। यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू टेक्निक के अंदर हमें पेशेंट के जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उससे हमें उसके मूड का, थॉट का और बोलने के तरीके से उसका हमको सब बिहेवियर को पता चलता है, वो हमें नोट करना होता है। कलेक्शन हिस्ट्री, यानी कि हम यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी पर्सनल, फैमिली, मेडिकल, सोशल, सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि हाँ आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको कोई इलनेस पहले से तो नहीं है, आप सोशली मतलब कैसे हो, आपके दोस्त कितने हैं, ऐसे ऐसे ये सब क्वेश्चन हम पूछते हैं इंटरव्यू टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज, ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज। तो प्री इंटरेक्शन फेज में क्या होता है कि पेशेंट अभी नर्स से मिला नहीं हो, उसके पहले का, जैसे नर्स के पास फाइल आ गई पेशेंट की, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पॉइंट्स में, आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। नर्स प्रिपेयर्स मेंटली बिफोर मीटिंग द पेशेंट। नर्स अगर मान लो उसकी इंफॉर्मेशन फाइल के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हम पेशेंट से जब मिले तो उससे हम कैसे बात करें, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के पे कम बात करना है, नहीं तो अग्रेसिव हो सकता है, ये सब चीज़ें होता है। ये क्या करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है अबाउट फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट है फिर ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, नर्स और पेशेंट पहली बार मिलते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, एक ट्रस्ट आपको इस्टेब्लिश करना होता है, खुद को मतलब थोड़ा इंट्रोड्यूस करना होता है। पेशेंट को कहते हैं कि इंट्रोड्यूस करिए। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पेशेंट्स के गोल को डिसाइड करना होता है, ठीक है, प्लानिंग करनी होती है यहाँ पर। और वर्किंग फेज में क्या होता है, नर्स और पेशेंट दोनों साथ में वर्क करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनकरेज करते हैं पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए। यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट और एजुकेट करते हैं पेशेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऑब्जर्व करेंगे प्रोग्रेस एंड मॉडिफाई प्लान इफ नीडेड, ठीक है। अगर जो मैंने आपको बताया कि आपने ओरिएंटेशन फेज में जो प्लान बनाया था, अगर उसमें मान लो कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो वो वर्किंग फेज के अंदर उसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फेज होता है लास्ट स्टेज, क्या होता है, लास्ट फेज होता है टर्मिनेशन फेज। रिलेशनशिप एंड व्हेन गोल्स आर अचीव्ड एंड पेशेंट इज डिस्चार्ज। तो ये लास्ट फेज होता है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, जब हमको जो मतलब गोल चाहिए था, पेशेंट को जैसे ट्रीट करना था, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, वो जब हो जाता है तब इस ये फेज का रोल आता है। रिव्यू द प्रोग्रेस एंड सक्सेस। एक बार रिव्यू करनी होती है पेशेंट की फाइल्स को और उसको भी एक बार रिव्यू करना होता है कि हाँ उसने सही में अपना अचीवमेंट पा लिया कि नहीं पा लिया। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल क्लोजर फॉर बोथ नर्स एंड पेशेंट। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, अपना जो रिलेशन आपने बिल्ड किया था इमोशनली उसको यहाँ पे ख़त्म कर देना होता है, ठीक है, हॉस्पिटल के बाद ख़त्म। उसके बाद ये नहीं पर्सनल रिलेशन नहीं बिल्ड करना होता है वहाँ पे पेशेंट के साथ में। ये रहा हमारा फेजेस ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आप ये तीनों फेजेस को याद रखना। कई बार ये फेजेस ऐसे ही भी पूछ सकता है कि फर्स्ट फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, लास्ट फेज क्या होता है, थर्ड फेज क्या होता है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। फिर है फैमिली थेरेपी।
फैमिली थेरेपी क्या होता है, इसको हम फैमिली काउंसलिंग भी बोलते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट हेल्प्स फैमिली मेंबर इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सपोर्ट ईच अदर इन हेल्दी वेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी फैमिली में एक ही प्रॉब्लम कई सारे लोगों को हो जाती है, तो उनको जो है एक साथ उनकी काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि ये सारे मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई माँ होता है, कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई भाई होता है, तो वहाँ पे उनके अपने एक रोल्स होते हैं फैमिली के अंदर। तो उसको वो लोग सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को फिर वहाँ पे वो ज़्यादा इनकरेज करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इसलिए फैमिली थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में वो सॉल्व होते हैं और सपोर्ट करते हैं लोग एक दूसरे को। इट व्यूज द फैमिली एज अ यूनिट। इसमें क्या होता है, फैमिली को एक यूनिट की तरह मान के चला जाता है। मीनिंग द पर्सन प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ देयर फैमिली रिलेशनशिप। यानी कि अगर मान लो कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसे हम फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड करके समझते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो इसके एम्स क्या होते हैं, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग अमंग द फैमिली मेंबर। इससे क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेस इन द फैमिली। इससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस होता है फैमिली के अंदर आपसी, वो कम होता है और सॉल्व हो जाता है। सपोर्ट इंडिविजुअल मेंबर विद अ मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। हेल्प फैमिलीज अडेप्ट टू चेंज। लाइक मान लो कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, कोई इलनेस हो जाती है, तो ये वहाँ पे हेल्प करता है फैमिली थेरेपी। कि जो पर्सन है जिसका मान लो जिसको ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, तो उसको हेल्प मिलती है, पूरी फैमिली हेल्प करती है उसकी। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो अच्छे हो जाते हैं। स्ट्रेंथन्स द फैमिली एबिलिटी टू सपोर्ट द रिकवरी इन द इल मेंबर। ये क्या कहता है, जो जो भी इल पर्सन है उसका पूरी फैमिली क्या करती है, सपोर्ट करती है, जिससे कि वो रिकवर कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हमें डिटेल में आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन है हमारा डिलीरियम। Define delirium. What are the signs and symptoms of delirium? Explain about the management of delirium. Next question है define depression. What are the causes and signs and symptoms of depression? Explain about the management of patient suffering from depression. थर्ड क्वेश्चन है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पे लाइन से डिजीजेस ही आई हुई हैं। व्हाट आर कॉज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। पीटीएसडी भी अगर लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है अपना डिफाइन प्रिवेंटिव साइकेट्रिक्स। व्हाट आर द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिव साइकेट्रिक। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये साइकोफार्मेकोलॉजी से है। डिफाइन एंटीमेनिक। एंटीमेनिक क्या होता है, लिथियम सोडियम वाल्पोरेट, ये सब एंटीमेनिक होती हैं ड्रग्स। व्हाट आर द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटीमेनिक। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटीमेनिक। ये क्या होता है, मेनिया में दिया जाता है एंटीमेनिक्स, आपको पता है, चल रहा है साफ साफ। फिर फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है हमारा डिफाइन साइकोथेरेपी। व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी एंड एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आपने पढ़े होंगे, बेसिक क्वेश्चंस है सारे। तो आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आप देख लो। डिलीरियम इज अ सडन शॉर्ट टर्म कंफ्यूजन, short term confusion with the change in thinking, attention, awareness. It comes quickly in hours to days and usually gets better when the cause is treated. यानी कि डिलीरियम क्या होता है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म कंफ्यूजन रहता है, मतलब कुछ दिन कुछ घंटों के लिए कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, थिंकिंग, अटेंशन, अवेयरनेस अफेक्ट होता है। बट ये क्या होता है, इसका जो कॉज रहता है, अगर वो ठीक हो जाता है तो ये भी ठीक हो जाता है। इसीलिए डिलीरियम क्या होता है, रिवर्सिबल होता है।
वहीं अगर डिमेंशिया की बात करेगा तो इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज या तो मान लो कुछ मेडिसिन की वजह से हो जाता है, जैसे कि सेडेटिव्स, अल्कोहल विड्रॉल की वजह से, या कुछ और ड्रग्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, शुगर की कमी हो गई बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए तो भी हो जाता है ये। इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल में आया, किसी की सर्जरी हुई, या कोई पेन हो रहा है, या मान लो कुछ दिनों तक कोई सही से सो नहीं पाता है, या बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, हेड इंजरी हो, सीजर्स हो, ट्यूमर हो, तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। सिम्टम्स, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें क्या होता है, सडन कंफ्यूजन आता है और चला जाता है। फिर ट्रबल पेइंग अटेंशन, अटेंशन आदमी अटेंशन में नहीं रह पाता है। नॉट नोइंग द टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसमें क्या होता है कुछ टाइम के लिए क्या होता है इंसान जो है जगह, टाइम या जो लोग हैं उनको जो है नहीं पहचान पाता है। मेमोरी लॉस होता है लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जो मेमोरी लॉस हुआ है वो बाद में आपको याद आ जाएगा। सीइंग और हियरिंग थिंग्स नॉट रियल, यानी कि हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा। रेस्टलेस या वेरी स्लीपी, या तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा या फिर आराम से सोता रहेगा दिन भर। डिस्टर्ब स्लीप, वही मूड चेंजेस होंगे, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये सब होगा। नेक्स्ट में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट डिलीरियम के लिए क्या होता है? सबसे पहले तो हमें उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना है, किस वजह से हो रहा है और उसको ट्रीट करना है। इसमें क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। स्टॉप एडजस्ट ऑफेंडिंग ड्रग्स, ठीक है, अगर मान लो कोई ऑफेंडिंग ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, एंटीसाइकोटिक्स ले रहा है तो उसको एडजस्ट करेंगे, या फिर मान लो कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है तो उसको मना करेंगे करने के लिए। इसमें क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं लेकिन सीवियर कंडीशन में और बहुत लो डोज में दी जाती है। मतलब मेनली क्या होता है, इसमें कोई भी आपको ड्रग्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ट्रीट पेन, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इंश्योर करेंगे सेफ्टी, कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए, और जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हटा लेंगे और सुपरवाइज करेंगे पेशेंट को, मतलब देखते रहेंगे। प्रोवाइड काम क्वाइट एनवायरनमेंट विद गुड लाइटिंग, यानी कि पेशेंट को शांत एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे अच्छी लाइटिंग के साथ में, ताकि उसको प्रॉब्लम कम हो। रीओरिएंट करेंगे पेशेंट को अबाउट क्लॉक, कैलेंडर एंड फैमिली फोटोज, यानी कि उसको हम बताएंगे दोबारा से कि क्या टाइम हो रहा है, कौन सी डेट है, उसकी फैमिली फोटोज दिखाएंगे कि हाँ ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा रिकॉल होगा। पेशेंट का क्या है, डे और नाइट साइकिल मेंटेन कराएंगे, यानी कि उसको रात में सोने के लिए हम इनकरेज करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेट्स रेगुलरली। प्रोवाइड हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, असिस्ट विद एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में असिस्ट करेंगे, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, पानी वगैरह ज़्यादा उसको पिलाएंगे, ठीक है। इन्वॉल्व फैमिली टू रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे हम केयर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है, वो कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक लंबे समय तक रहने वाला मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपका कोई भी काम है उसके अंदर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंसान सैड रहेगा, दुखी रहेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। अफेक्टिंग डेली लाइफ, डिप्रेशन क्या करेगा, जो उसकी डेली लाइफ है पर्सन की, उसे भी अफेक्ट करेगा। इसके कॉजेस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कॉज होता है, जैसे कि मान लो फैमिली हिस्ट्री है, या केमिकल इम्बैलेंस है। केमिकल इम्बैलेंस यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगर डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल मान लो कोई स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, या सेल्फ स्टीम की कमी है,
तो भी हो जाएगा। मेडिकल में जैसे कोई क्रॉनिक इलनेस है, मान लो किसी को पता चले उसको कैंसर है, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि पोस्टपार्टम में, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, बहुत सारी वुमेन्स के अंदर हो जाता है डिप्रेशन। ड्रग्स और सब्सटेंस, अल्कोहल या कुछ मेडिसिन के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी डिप्रेशन होता है। सोशल फैक्टर क्या रहेगा, लोनलीनेस, अगर मान लो कोई इंसान अकेले रहता है या फिर उसने अपने किसी खास इंसान को या जिससे वो प्यार करता था उसे खो दिया है, तो उसको भी हो जाता है। फाइनेंशियल और वर्क स्ट्रेस, यानी कि अगर किसी के पास पैसे की कमी है, स्ट्रेसफुल वर्क करता है, तो उसके अंदर भी ये पाया जाता है। सिम्टम्स देखते हैं क्या है, परसिस्टेंट सैडनेस और क्राइम, सैड रहेगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा सैड ही रहेगा हमेशा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा किसी भी चीज़ में, हमेशा वो थका हुआ फील करेगा, एनर्जी लेवल लो रहेगा। स्लीप, या तो उसको सोने में प्रॉब्लम होगी या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही सोएगा। पुअर एपिटाइट और ओवर ईटिंग, ये क्या होगा, गंदा उसका एपिटाइट होगा, यानी कि या तो बहुत कम खाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ही खाने लग जाएगा। डिफ़िकल्टी थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, पेशेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा कुछ, उसको मतलब अगर डिसीजन लेने के लिए उससे कहा जाए तो वो वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएगा डिप्रेशन के अंदर। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, वो क्या होगा, गिल्ट फील करेगा और उसको लगेगा कि यार उसने उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स आएंगे पेशेंट को। सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि SSRI या SNRI, इसका फुल फॉर्म क्या था, ये एंटी डिप्रेसेंट्स की जो है टाइप्स होती हैं, जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब जैसे भी प्रेस्क्राइब किया हो डॉक्टर ने वो प्रोवाइड करना है। साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, CBT, इंटरपर्सनल थेरेपी, ट्रीटमेंट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, जो भी मान लो, अगर मान लो पोस्टमार्टम की वजह से हो रहा है या थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम ठीक करेंगे। और ECT प्रोवाइड करते हैं अगर सुसाइडल टेंडेंसी है सीवियर केसेस के अंदर, या मेनली तो सुसाइडल टेंडेंसी होती है तभी इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन क्या है ECT का, ये भी याद रखना, इंडिकेशंस ECT का है हमारा सुसाइडल थॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर सुसाइडल थॉट्स एंड टेक प्रिकॉशंस। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है आपको, बिल्ड ट्रस्ट एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप, इनकरेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन सेफ वे, उसको हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे। प्रमोट करेंगे सेल्फ केयर, जैसे कि स्लीपिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन। प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर्ड रूटीन एंड सिंपल एक्टिविटीज द पेशेंट कैन मैनेज, उसका हम क्या करेंगे, रूटीन एक बनाने की कोशिश करेंगे और छोटी मोटी इससे एक्टिविटीज़ करवाएंगे। इनकरेज करेंगे सोशल इंटरेक्शंस ग्रेजुअली, मान लो उसके फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप से हम उसको इंटरेक्ट करवाएंगे। मॉनिटर मूड एंड सोसाइटल रिस्क, रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स इफ नीडेड। Educate patient and family about illness, medication use और importance of continuing treatment even mood improves, यानी कि हम पेशेंट और उसकी फैमिली को समझाएंगे उसकी इलनेस के बारे में, मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है और इम्पोर्टेंस बताएंगे कि कैसे हमको ये ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते रहना है। अगर मान लो मूड ठीक हो जाता है तो भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि क्या होता है डिप्रेशन शुरू शुरू में कैसा लगता है कि 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, बट ये डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
is a mental condition that develops after experiencing or witnessing a traumatic event, यानी कि PTSD नाम से क्लियर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी कि कुछ ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, आपके सामने किसी की डेथ हो जाए, तो वहाँ पे आपके अंदर क्या होता है, एक डर बैठ जाता है, उसी को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंसान को री एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें बार बार याद आएंगी, या उस अगर मान लो किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो बाइक चलाना छोड़ देगा। नेगेटिव चेंजेस इन मूड एंड थॉट, उससे गलत गलत थॉट्स आएंगे, मूड क्या होगा, एकदम सैड रहेगा वो। इंक्रीज अराउजल फॉर मोर देन 1 मंथ। ठीक है। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया, कोई वायलेंस हो, कोई एक्सीडेंट हो या डिजास्टर हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, ये सबसे अगर डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से पीटीएसडी हो सकता है। विटनेसिंग ट्रॉमा हेल्पिंग टू अदर्स, यानी कि मान लो कोई अगर ट्रॉमा हुआ है किसी को और वो इंसान उसको हेल्प कर रहा है तो भी उसको पीटीएसडी हो जाता है। चाइल्डहुड अब्यूज या नेग्लेक्ट, चाइल्डहुड अब्यूज नेग्लेक्ट की वजह से भी होता है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट आफ्टर ट्रॉमा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस एंड पुअर कोपिंग स्किल्स, इनकी वजह से हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, इसके सिम्टम्स मेनली 3 क्लस्टर में आते हैं। ठीक है। पहला क्लस्टर है री एक्सपीरियंसिंग, यानी कि बार बार उसके फ्लैशबैक्स आएंगे, उसको याद आएगा। जैसे नहीं मूवी के अंदर फ्लैशबैक लगाया जाता है कि हाँ इंसान खड़ा है, कोई किसी ने अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको पूरी कहानी शुरू से दिखाई जाती है, वही फ्लैशबैक होता है। नाइट में, रात में सपने आएंगे। डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, यानी कि ऐसी मेमोरीज जो उसको स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगी, वैसा कुछ उसको आएगा। तो ये पहले स्टेज में होता है, इंट्रूजन बोलते हैं इसको। फिर सेकेंड होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम द रिमाइंडर्स, यानी कि पेशेंट क्या होगा, जो भी जगह है, प्लेस है, थॉट है, वहाँ से जो भी पर्सन है जिसको वो ऐसा हुआ है तो उससे वो दूर रहने लग जाएगा। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव मोड कॉग्निशन, यानी कि गिल्ट फील होगा। अगर मान लो कोई है जिसके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे नहीं बचा पाता है तो उसके अंदर गिल्ट आएगा। और अगर मान लो किसी के साथ हुआ है तो वो फियरफुल रहेगा, नमनेस रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड होपलेसनेस हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। हाइपर एराउजल, हाइपर एराउजल क्या होता है, यानी कि यहाँ पे पेशेंट का होता है जो लास्ट वाला स्टेज है, यहाँ पे इरिटेबल हो जाएगा पेशेंट, उसको एंगर आउटबर्स्ट होंगे, एकदम गुस्से में सामान तोड़ने फोड़ने लगेगा। मूवीज में दिखाया जाता है ना, पूरा एकदम सारा बार बार एकदम अपने जो घर में बनाए रहते हैं सब तोड़ डालते हैं, वो चीज़ आए यहाँ पे। हाइपर विजिलेंस, स्लीप प्रॉब्लम, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, एक्सर्टेशन स्टार्टल प्रॉब्लम्स। ठीक है। यानी कि स्लीप प्रॉब्लम होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, हाइपर वायलेंस हो जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी पेशेंट के अंदर। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले साइकोथेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट लाइन में आपको सीबीटी प्रोवाइड करना है, एक्सपोजर थेरेपी प्रोवाइड करना है, यानी कि जो भी चीज़ है उससे अगर मान लो उसको डर लगता है उसको स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड करो। अगर मान लो किसी को बाइक चलाने उसके सामने बाइक ले आओ, उसको बैठा के घुमाओ, तो उससे धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, डर निकल जाएगा उसका। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेशन। मेडिकेशंस, मेडिकेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे हमको एंटी डिप्रेसेंट्स ही प्रोवाइड करनी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया SSRI, SNRI ऐसा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेना आप लोग। और अगर मान लो किसी को रात में सपना आता है तो प्राजोसिन प्रोवाइड किया जाता है। ट्रीट कॉम्बट कंडीशंस लाइक डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, एंजाइटी, इन सबको जो है रिड्यूस करना है। अगर मान लो ऐसा होने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज करने लग जाए, अल्कोहल लेने लग जा रहा, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन फॉर सुसाइडल थॉट एंड सीवियर डिस्ट्रेशन, यानी कि जो हम पहले से ही सुसाइडल थॉट्स हैं अगर पेशेंट के अंदर, तो उसका ध्यान रखेंगे कि उसको करने की कोशिश ना करे, और वहाँ पे जैसी भी प्लेस में उसको रखा गया है वहाँ पे ऐसा कुछ ना रहे जिससे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है, कंसिस्टेंट एंड नॉन जजमेंटल केयर प्रोवाइड करनी है। पेशेंट अगर हमको कुछ बता रहा है तो ये हम नहीं कहेंगे ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ भी उससे हम
नहीं कहेंगे, और कंसिस्टेंट उसकी हम केयर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट, जैसा कि अभी मैंने कहा, कोई भी ट्रिगर्स नहीं होने चाहिए। और फिजिकल सेफ्टी के लिए यहाँ पे अगर मान लो कोई पिन्स हैं, ब्लेड्स हैं, कटर्स हैं, ये सब चीज़ों को हटा देंगे, या रोप्स वगैरह की उस साइड ना कर सके, जो भी मीन्स होते हैं। encourage verbal expression of feeling at the patient pace, help identify triggers को आइडेंटिफाई करने के लिए, और टीच कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन। हम उसे क्या कहेंगे, ट्रिगर्स को मतलब पहचानेंगे और उसको ट्रिगर्स से दूर रखेंगे, और उसे हम कोपिंग स्ट्रेटेजीज जैसे कि डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें उसको करने के लिए बोलेंगे। मॉनिटर फॉर सेल्फ हार्म और सुसाइड रिस्क, रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, बता दिया मैंने। इनकरेज करेंगे सोशल सपोर्ट, फैमिली एंड प्रेयर ग्रुप्स, सोशली उसको इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो ऐसी चीज़ों में ना जाए, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो। एजुकेट करेंगे पेशेंट को एंड उसकी फैमिली को अबाउट पीटीएसडी, मतलब ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें कितना टाइम लगता है और आपको क्या करना चाहिए, सब चीज़ें हम उसकी फैमिली को और पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसको सिखाएंगे, बताएंगे। सपोर्ट नॉर्मल स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रिवेंटिव साइकेट्रिक। प्रिवेंटिव साइकेट्रिक्स क्या होता है? ये एक साइकेट्रिक्स की ब्रांच होती है डेट फोकस और ऑन रिड्यूसिंग द अकरेंस, सीवियरिटी, इम्पैक्ट ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ये क्या है? प्रिवेंटिव साइकेट्री एक ब्रांच है साइकेट्रिक की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम कम कर सकें, उसकी सीवियरिटी को कम कर सकें। इसमें क्या किया जाता है, पहले से अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है मेंटल हेल्थ को। अब इसके क्या होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी करके होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रिवेंटिव साइकेट्रिक के भी लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी लेवल पे क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, ये स्टॉप करेंगे मेंटल इलनेस बिफोर इट स्टार्ट। प्राइमरी प्रिवेंशन कोई भी चीज़ का हो वो पहले किया जाता है, यानी कि डिजीज कंडीशन शुरू होने से पहले। तो प्रमोट करेंगे यहाँ पे मेंटल हेल्थ, रिड्यूस करेंगे रिस्क फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रन कराएंगे स्कूल्स के अंदर, रिड्यूस करेंगे सब्सटेंस अब्यूज़ को, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे, पेरेंटिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, हम कि मतलब इसमें सपोर्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे, और जो भी स्ट्रेसफुल जगह है वहाँ पे हम स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। फिर है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, अगर मान लो किसी को हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसको यहाँ पे हम अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट करते हैं कि वो जो है और आगे प्रोग्रेस ना हो, जैसे कि स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, ये सब चीज़ें सेकेंडरी के अंदर किया जाता है। अब टर्शियरी लेवल का क्या है, अगर मान लो जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, एकदम सीवियर स्टेज में चला जाता है, तो वहाँ पे हम उसकी डिसेबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, प्रिवेंट रिलैप्स, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन करते हैं, मेडिकेशन एडहेरेंस करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फैमिली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं ताकि वो जो है कम हो जाए। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहता है प्रिवेंटिव साइकेट्रिक में? प्रिवेंटिव साइकेट्रिक्स में आपका रोल ऑफ नर्स ये रहेगा कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, टीच कम्युनिटी अबाउट द मेंटल हेल्थ। यहाँ पे क्या है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमको कम्युनिटी एरियाज में जाके। वार्निंग साइंस, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं, और कोपिंग स्ट्रेटेजीज, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे हम कोप अप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि लोगों को हम कुछ साइन सिम्टम्स बताएंगे कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा लो, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, स्क्रीनिंग, रेफर पीपल विथ अर्ली सिम्टम्स, अगर मान लो किसी को थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम लेके जाएं हॉस्पिटल्स में, ऐसा। फिर काउंसलिंग, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे बेसिक सपोर्ट होता है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, और क्राइसिस काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्ट ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, जो भी मेडिकेशन एडहेरेंस, मॉनिटर साइड इफेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट केयर, यानी कि यहाँ पे हम क्या होता है, जो मेडिकेशंस हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं।
रिहैबिलिटेशन यानी कि पेशेंट को क्या है वापस से उसकी जो प्री डिजीज स्टेट होती है उसमें लेके आने की कोशिश करना, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सके। ठीक है। हेल्प पेशेंट री इंटीग्रेट इनटू फैमिली, वर्क एंड सोसाइटी, यानी कि अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई उसके बाद उसको कैसे फैमिली और वर्क प्लेस में सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है उसके बारे में उसको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। कम्युनिटी आउटरीच, होम विजिट करनी है यहाँ पे, जैसे मान लो जो आउटरीच होता है, आउटरीच के अंदर हम जैसे कि होम विजिट्स करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लोकल एरियाज में जाके वहाँ पे आप यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो वो करना है। जैसे कि आपका जैसे जब इम्यूनाइजेशन होता है तो एएनएम आशा लोग ये सब आपके विलेज लेवल पे भी जाके वहाँ पे आपके घर घर में जाके आपका इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे आपका साइकेट्रिक में प्रिवेंट करने के लिए साइकेट्रिक इलनेस को। एनजीओज के साथ वर्क करना है, लोकल ग्रुप्स के साथ। एडवोकेसी, रिड्यूस करना है स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा क्या होता है, जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं उनको कम करना है, प्रमोट करना है। राइट्स ऑफ पर्सन विथ मेंटली इलनेस, क्या होता है राइट्स होते हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स के जो मेंटली इल होते हैं, तो उसको प्रमोट करना है। रिलैप्स प्रिवेंशन, टीच पेशेंट फैमिली अबाउट द ट्रिगर्स एंड वार्निंग साइंस। ठीक है, यानी कि फैमिली और उसके जो मतलब पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे और उसको अर्ली साइंस क्या होते हैं वो बताएंगे, ताकि अगर मान लो कोई साइंस आते हैं किसी के अंदर तो वो हॉस्पिटल लेके आए ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीमेनिक ड्रग्स। एंटीमेनिक ड्रग्स क्या होती हैं ये देखते हैं हम लोग। Anti-manic drugs are the medications used to reduce control manic symptoms in patient with bipolar disorders और अदर कंडीशन विथ मेनिया। मेनिया के अंदर एंटीमेनिक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे हेल्प स्टेबलाइज द मूड एंड प्रिवेंट रीअकरेंस। ये क्या कहता है, मूड स्टेबलाइजर भी इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो आप, एंटीमेनिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर सबसे आपका क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसी के अंदर मेनिया डिप्रेशन दोनों आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वो लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या है, मूड को स्टेबलाइज करने के लिए और वापस से रीअकरेंस ना हो इसके लिए हम बताते हैं। इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, कब एंटीमेनिक ड्रग्स देनी है। अगर मेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं, मेनली क्या होता है एंटीमेनिक ड्रग्स मेनिक एपिसोड्स में दिया जाता है। मेंटेनेंस थेरेपी इन बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दिया जाता है ताकि मेनिया और डिप्रेशन दोनों को ही प्रिवेंट किया जाए। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके अंदर भी दिया जाता है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, उसमें भी ये प्रोवाइड किया जाता है। मेनली तो मेनिया, बीपीएडी और सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर आप याद रखना। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, सीवियर किडनी और हार्ट डिजीज है तब नहीं देना है। क्या नहीं देना, लिथियम। कई बार ये भी क्वेश्चन आया, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मेनिया का क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, लिथियम रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो लिथियम प्रोवाइड कब नहीं करना, अगर मान लो किसी को सीवियर किडनी और हार्ट डिजीज है तो। और प्रेगनेंसी के अंदर सब मूड स्टेबलाइजर्स कैन हार्म दी फीटस, जो टेट्रोजेनिक ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करनी है क्योंकि फीटस को हार्म पहुंचाती है। और भी यहाँ पे कुछ है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में नहीं देना है लिथियम। डिहाइड्रेशन, लो सोडियम लेवल्स में लिथियम टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है, इसलिए इसमें भी नहीं प्रोवाइड करना है। अगर मान लो कोई एलर्जी है किसी ड्रग से तो वो नहीं प्रोवाइड करना है। और सोडियम वाल्पोरेट जो होता है वो लीवर डिजीज के अंदर नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स मेनली क्या रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हर साइड इफेक्ट्स में डाल दो। ट्रिमर्स, ड्राउजीनेस और डिजीनेस, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। ट्रिमर्स यानी कि कांपना और ड्राउजीनेस और डिजीनेस, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, इसमें पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया दोनों होता है। पॉलीयूरिया यानी कि ज़्यादा यूरिनेशन होना, पॉलीडिप्सिया यानी कि ज़्यादा प्यास लगना। वेट गेन हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है लिथियम का अगर यूज़ किया जा रहा है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ में लिथियम
का रेयर कार्डियक एरिथमियाज एंड टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन, एटाक्सिया एंड सीजर्स, ये सब भी हो सकते हैं। यानी लिथियम के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और मेनली ज़्यादा वो यूज़ की जाती, इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा रोल ऑफ नर्स वाइल एडमिनिस्टरिंग एंटीमेनिक ड्रग्स। ठीक है, रोल ऑफ नर्स आप सारे ही मतलब क्वेश्चंस के अंदर जो 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं डिटेल में, तो उसमें ज़्यादातर रोल ऑफ नर्स लास्ट में 5 नंबर का ज़रूर से लगाया होता है। इसीलिए आप जब भी कोई डिजीज़ पढ़ो, कोई प्रोसीजर पढ़ो, तो वहाँ पे आप उसका रोल ऑफ नर्स ज़रूर से पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है प्रिस्क्रिप्शन और डोज को। वेरीफाई करिए आप प्रिस्क्रिप्शन को, डोज को रीचेक करिए, और क्या होता है एक्सपायरी डेट को चेक करना होता है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करिए ताकि कोई क्या हो गलत डोज, गलत दवा या गलत पेशेंट को ना लग जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर होता है मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल। जैसे कि मान लो लिथियम के लिए हमें मॉनिटरिंग करके रखनी होती है। लिथियम का सेफ रेंज क्या होता है, 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कि जो अभी मैंने साइड इफेक्ट्स बताए अगर वो हो रहे हैं जैसे कि फीमर्स, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल वीकनेस, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। इंश्योर करना है पेशेंट को मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड स्टेबल सॉल्ट इनटेक हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है। एजुकेट करना है पेशेंट और फैमिली को अबाउट द थेरेपी, द प्रोसीजर, अबाउट द डिजीज, इस चीज़ें आपको करनी है। टेकिंग मेडिकेशंस रेगुलरली, यानी कि गिविंग मेडिकेशंस रेगुलरली होगा। नॉट स्टॉपिंग सडन विदाउट एडवाइस, इस मेडिसिन को क्या करते हैं कि मेडिकेशंस को, ये सब जो भी आपका साइकेट्रिक वाली मेडिसिन होती है, इसको एकदम से ना बंद किया जाता है ना एकदम से इसको चलाया जाता है। धीरे धीरे करके डोज बढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके इसको कम किया जाता है। रिपोर्टिंग एनी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो रिपोर्ट करना है। अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। फीवर, हैवी एक्सरसाइज, वॉमिटिंग, डायरिया सब अवॉइड करना है। मॉनिटर रीनल एंड थायराइड फंक्शन प्रॉपरली पीरियोडिकली। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड प्रमोट एडहेरेंस। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कोलैबोरेट विथ हेल्थ टीम फॉर फॉलोअप एंड डोज एडजस्टमेंट। इतना चीज़ें करनी है आपको। फिर अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोथेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट मेथड है। क्या होता है आपका मेनली कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आपको 3 ही थेरेपीज प्रोवाइड करनी होती हैं। एक तो साइकोफार्मेकोलॉजी, साइकोथेरेपी, और फिर जो ये सोमैटिक थेरेपीज होती हैं यानी कि ईसीटी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, यही 3 मेन होता है। तो ये क्या होती है, टॉक थेरेपी भी इसको हम बोलते हैं। इसमें हम बात करके जो पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। talking psychological techniques between a trained therapist and patient to help resolve emotional, behavioral and mental health problems। यानी कि क्या है, साइकोथेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम बात करके पेशेंट का जो होता है, जो थेरेपिस्ट होता है और पेशेंट के बीच में एक साइकोलॉजिकल टेक्निक से यूज़ करके हम उसके इमोशंस को, बिहेवियर को और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गोल्स क्या होते हैं साइकोथेरेपी के, तो इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी, सैडनेस, फियर को, मॉडिफाई माल एडेप्टिव बिहेवियर, जैसे कि पेशेंट को क्या है, अगर मान लो माल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उसको हम कोप करना ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। यानी कि जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, उसको यूज़ करके पेशेंट को वहाँ से बाहर निकलने का बताते हैं। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स आपके फैमिली में, वर्क स्पेस पे, सोशल जो रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड इंसाइट इनटू प्रॉब्लम्स, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना। इंसाइट यानी कि जो हम लोग अंदर से फीलिंग नहीं आती कि हाँ अगर मैं कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो अंदर से फील होता है ना कि प्रॉब्लम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करना और पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स को। प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि इससे क्या होता है अगर मान लो मेंटल इलनेस ठीक हो गई है तो उसको वापस से ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा साइकोथेरेपी प्रिवेंट करती है उस चीज़ को।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी पूछा था। टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे शॉर्ट में पॉसिबल नहीं था, इसलिए बस मैं यहाँ पे आपको नाम बता दे रहा हूँ, तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकोगे। तो सबसे पहली होती है मिलियो थेरेपी, या इसे हम थेरेपेटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट का यूज़ करके पेशेंट को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंट का, फैमिली का, ये सब यूज़ करके एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड किया जाता है जिससे कि पेशेंट रिकवर कर सके। फिर होती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी क्या होता है, इसमें 5 से 8 लोगों को एक साथ ही मतलब बैठा के, जो कि सेम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे, मान लो एक ठीक हो चुका है, एक अभी बहुत ज़्यादा उसमें है, एक थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, ऐसे ऐसे करके पेशेंट्स को बैठाते हैं और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो हेल्प होती है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने ऐसे किया तो मैं ठीक हो गया। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं और वहाँ पे एक थेरेपिस्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि उन सबको लिमिट करता है बात करने के लिए। फिर फैमिली थेरेपी मैंने आपको भी बताया था। बिहेवियरल थेरेपी, इसमें बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी यानी कि जो पेशेंट्स को ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी नहीं प्रोवाइड की जाती है, जो हल्का फुल्का जिनको इलनेस होती है उनको इंडिविजुअल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। हिप्नोसिस आपको पता होगा, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को एक सेमी अलर्ट स्टेट में ले आया जाता है। मान लो अलर्टनेस को कम किया जाता है, कोई भी चीज़ को फोकस करा के किसी चीज़ पे हिप्नोटाइज किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट वापस से अपने काम को कर सके, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, अपने वर्क स्पेस में वापस से काम कर सके वो नॉर्मली होके। और नार्को एनालिसिस बहुत सुना होगा आपने कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स का भी किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ बार्बिटरेट्स ड्रग होती हैं और लो लेवल की एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं जिसको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि पेशेंट क्या आता है, वो थोड़ा सा अलर्टनेस से कि पहले वाली स्टेट में आ जाता है, जिससे कि वहाँ पे अगर पेशेंट से हम कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे वो सच बता देता है। ऐसा होता है ना, मूवीज में देखा होगा आपने, तो वो चीज़ इसमें की जाती है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन का मैं बना दूंगा वीडियो बाद में। अभी के लिए इतना ही ये था हमारा पूरा पेपर, हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपका ये वाला पेपर, ये अप्रैल 2025 का पेपर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।